वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम कर रहे हैं आपकी लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। ठीक है, और आप सभी को जानकारी हो गई होगी एग्ज़ाम आपका डिसाइड हुआ है 6 अप्रैल 2025 को, यानी अभी 6 महीने आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, काफ़ी टाइम है। और सिलेबस जैसा कि सभी को जानकारी होगी, 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें। पहला होगा स्क्रीनिंग या प्री, दूसरा होगा मेंस। मेंस में क्या आएगा, आपके पीजी का सब्जेक्ट आएगा, जो आएगा आपका थॉरो पीजी की स्टडी पे। हालांकि वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसमें आपके सब्जेक्ट का पूरा पूछा जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट। यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, बल्कि आपको क्या आएगा, 40 मार्क्स की तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाली है। 30 मार्क्स का आपका सिंपल जीएस, और 35 का आपका जीएस, 30 मार्क्स का आपका उत्तराखंड, यानी 65 मार्क्स का आपका जीएस जीके का पार्ट आएगा। ऊपर से फिर आपके आने वाला है इसमें 25 मार्क्स का रीजनिंग और 20 मार्क्स की आपकी हिंदी। तो हर कोई सब्जेक्ट जितने भी पार्ट है, 5 पार्ट, सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं वैल्यू है। तो फ़िलहाल हम आपको करवा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और कभी कभी हम आपको करवाते हैं जीएस, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि जीएस भी इसके साथ साथ हम कंटिन्यू करवाते रहेंगे। 2 क्लास हमारी जीएस की आ गई हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकती हैं। अभी हम क्या करा रहे हैं, हिस्ट्री करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो पहला यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पहुँचे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की तरफ। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे हम नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की थी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और स्थापना कब की गई थी, 13 जून 2005 को। यानी कब बना था कमीशन, 2005 में, 13 जून 2005। ठीक है, अब थोड़ा सा जो मेन बात होता है ना, कोई भी आयोग बनता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो इस आयोग का उद्देश्य क्या था, जब इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बोला गया है, तो इस ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या था, भारत के ज्ञान के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके। तो भारत में ये जो मैंने इसकी जो थॉरी स्टडी करी, इसमें कहते हैं कि भारत में युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो उद्देश्य था वो था भारत के ज्ञान के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना। तो उसका उद्देश्य क्या हो जाता है, ज्ञान आयोग है ना, तो भारत के ज्ञान के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना, ये क्या है आयोग का उद्देश्य। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोग ने कुछ सिफारिशें करी। तो किन किन क्षेत्रों में सुधार के लिए सिफारिशें की, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए इसने सिफारिश की। ये तो एक मोटा मोटा हमें इसका आइडिया लग गया कि क्या चीज़ थी, क्या इसके उद्देश्य थे और किस किस क्षेत्र में इसने सिफारिशें की। एक सिंपल लाइन में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कब इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, भारत के ज्ञान के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना। अब इसकी जो मुख्य कार्य और सिफारिशें वो देख लेते हैं। आयोग ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रयोगशालाओं और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिश की। किस किस में, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध प्रयोगशालाओं में और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिश की। दूसरा, इसने सरकार को नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके, क्या बोला, सरकार को कहा कि तुम अपने नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारे कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता आए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आई। तो आयोग ने सरकार को नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने कामकाज को ज़्यादा पारदर्शी बनाने की सिफारिश की थी। फिर आयोग ने, यह भी बहुत बार पूछा जाता है पुस्तकालय से, आयोग ने पुस्तकालयों, ई गवर्नेंस और अनुवाद जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की सिफारिश की। किसमें, पुस्तकालयों, ई गवर्नेंस और अनुवाद जैसे क्षेत्रों में। फिर आयोग ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। आयोग ने भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था को
सतत रखने पर जोर दिया। किसको? भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था को, भारत को वैश्विक ज्ञान समुदाय से जोड़ने पर जोर दिया। और आयोग ने ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान अवधारणाएं, ज्ञान सृजन, ज्ञान अनुप्रयोग और बेहतर ज्ञान सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित है। किस पर? ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान अवधारणाएं, ज्ञान सृजन, ज्ञान अनुप्रयोग और बेहतर ज्ञान सेवाओं के लिए विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रीफ में हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये तो अगर आप इतना ही पढ़ना चाहते हैं कभी तो इतना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे कभी कभी टाइम नहीं होता है, तो अभी हम इसका बाद में अभी ब्रीफ में पढ़ते हैं। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का था, 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक, लेकिन इसके प्रभावशाली काम के चलते मार्च 2009 तक इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। अब कुछ विशेष बातें ये हैं कि जो आयोग की 87 पृष्ठों की रिपोर्ट थी, 87 पेजेस की इसकी रिपोर्ट थी, यह पूरे 9 अध्यायों में विभाजित थी। पूछ लिया जाएगा कितने अध्यायों में विभाजित थी, तो ये पूरी 9 अध्याय में विभाजित थी। जैसे हमने पढ़ा कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है वो 12 खंडों में विभाजित थी, और हमने सारे 12 खंड आपको उसमें एक्सप्लेन करके पढ़ाए हैं। उसी प्रकार जो ये है आपकी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसकी रिपोर्ट जो है वो 9 अध्याय में विभाजित थी। पहला अध्याय है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है ज्ञान तक पहुंच। तीसरा अध्याय है ज्ञान अवधारणाएं। चौथा अध्याय है ज्ञान का सृजन। पांचवा अध्याय है ज्ञान अनुप्रयोग यानी उसका एप्लीकेशन। छठवां अध्याय है सेवाओं की डिलीवरी, सर्विसेज की डिलीवरी। सातवां अध्याय है सिफारिशें, 8वें में परामर्श और 9वां में इसका संक्षेपण या सारांश जो भी होता है। इस प्रकार जो रिपोर्ट है उसको टोटल 9 लेसन में डिवाइड किया गया है। पहला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, दूसरा है ज्ञान तक पहुंच, तीसरा ज्ञान अवधारणाएं, चौथा ज्ञान का सृजन, पांचवा ज्ञान अनुप्रयोग, छठवां सेवाओं की डिलीवरी, सातवां सिफारिशें, 8वां परामर्श और 9वां है इसका संक्षेपण। तो इस प्रकार इसके 9 अध्यायों को भी आप याद रख लीजिएगा। फिर देखते हैं रिपोर्ट में निम्नलिखित, अब सिफारिशें किन किन विषयों पर की, तो रिपोर्ट में निम्नलिखित 9 विषयों पर सिफारिशें शामिल हैं। पहला विषय है आपका पुस्तकालय। किस किस विषय पर सिफारिशें शामिल हैं? पुस्तकालय, अनुवाद, 9 विषय हैं। पुस्तकालय नंबर 1, अनुवाद नंबर 2, शिक्षण की भाषा नंबर 3, ज्ञान नेटवर्क 4, शिक्षा का अधिकार विधेयक नंबर 5, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण नंबर 6, उच्च शिक्षा नंबर 7, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन नंबर 8 और आपका ई गवर्नेंस नंबर 9। तो कितने विषय हैं इसमें? 9। पहला है आपका पुस्तकालय, फिर अनुवाद 2, फिर शिक्षण की भाषा आपका 3, ज्ञान नेटवर्क आपका 4, शिक्षा का अधिकार विधेयक आपका 5, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आपका 6, उच्च शिक्षा 7, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन 8 और ई गवर्नेंस। तो इन 9 विषयों को भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन नहीं में पूछे जाते हैं कि कौन सा विषय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट में शामिल नहीं था, ठीक है। तो लाइब्रेरी है, ट्रांसलेशन है, आपका जो इंस्ट्रक्शन की टीचिंग की जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है, आपका ज्ञान का नेटवर्क है, आपका आरटी भी इसमें था, इसका व्यावसायिक शिक्षा जो आपका वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, आपका नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन और आपका ई गवर्नेंस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे 2-3 बार बोल के हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है चीज़ें अच्छे से यहीं पर याद हो जाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट जो उसने पेश की अपने 87 पेजेस की, जिसमें क्या थे, जिसके आपके क्या अध्याय थे, आपके 9, कितने अध्याय थे आपके देख लेते हैं एक बार। 9 अध्याय थे और 9 ही इसमें सिफारिशें थी, 9 विषयों पर सिफारिशें थी। तो इसकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? इन्होंने क्या बोला कि स्वास्थ्य
इन्होंने कुछ सर्चिंग की, कुछ सर्वेक्षण किए, उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। इन्होंने क्या कहा कि जो अब तक था स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवाओं के वितरण में व्यापक असमानता है। स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवाओं के वितरण में असमानताएं हैं। जो शिक्षण अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हैं वो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां केवल 30 से 35% आबादी रहती है। ये इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे। ठीक है, इस विषय में अब इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसी के आधार पर इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें की। इन्होंने क्या कहा, कृषि के क्षेत्र में भी इन्होंने जो बात की कि जो इन्होंने बोला कि 60% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जीडीपी में जो है कृषि की हिस्सेदारी घट रही है। तो क्यों घट रही है, और उसके बाद कई क्षेत्रों में कृषि संकट भी गहरा रहा है। इसके बावजूद भी कृषि देश का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र बना हुआ है। ये तो एक जनरल आपके जीएस की बातें भी हो जाती हैं कि जीडीपी में भी हिस्सेदारी घट रही है, गहरा तक कृषि संकट भी बहुत ज़्यादा है। अब तो कृषि पे संकट ही संकट है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि देश का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। तो इस विषय में आयोग ने क्या सिफारिश की, तो आयोग ने कहा कि कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और जब कृषि के क्षेत्र में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा ये है, तो यहाँ पर आय बढ़ाने के लिए कृषि में ज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा करता है। तो आयोग क्या करता है, यहाँ पे कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए कृषि में ज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम और ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये ज्ञान का अनुप्रयोग किस किस जगह करेंगे, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, फसल कटाई हो गई, उसके बाद उसका रख रखाव है, किस प्रकार से उसको कीटनाशक मतलब उसका भंडारण वगैरह किस तरह से करना है, जैविक खेती पर, एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम और ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ज्ञान के अनुप्रयोग। फिर ये बात करता है पुस्तकालय। आयोग ने पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। पुस्तकालय में एक क्षेत्र में इन्होंने सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। इन्होंने क्या बोला कि पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होनी चाहिए, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय जनगणना तैयार करना, और LIS शिक्षा, सूचना सेवा शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं का पुनरुद्धार, लाइब्रेरी, ये है आपका लाइब्रेरी सूचना सेवा शिक्षा, लाइब्रेरी सूचना सेवा शिक्षा। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन आपका सर्विस शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं का पुनरुद्धार, पुस्तकालय प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और एक केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना। अब बताइए इन्होंने पुस्तकालय के विषय में कितनी लंबी चौड़ी सिफारिश की। इन्होंने बोला कि एक तो पुस्तकालय पर क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आयोग, पहली बात। दूसरा, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय जनगणना तैयार करना। ये है आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस शिक्षा। ठीक है, पुस्तकालय सूचना सेवा शिक्षा। फिर क्या बोला इन्होंने, प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं का पुनरुद्धार, सब पुस्तकालय के विषय में है। पुस्तकालय प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पुस्तकालयों का जब भी मैनेजमेंट होगा तो जो समुदाय है वहाँ की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पुस्तकालय के क्षेत्र में आपका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और शोध सुविधाओं का पुनरुद्धार करना, और एक केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना। तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्तकालयों के विषय में क्या बातें कही हैं, तो आप ये सारा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न विषयों पर संसाधनों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने से ज्ञान की सुलभता बढ़ती है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका हम अलग अलग भाषाओं में अगर अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ज्ञान की सुलभता बढ़ेगी। जैसे अगर इंग्लिश नहीं अवेलेबल है, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी नहीं है वहाँ पर तो सुलभ नहीं हो पाएगा। जहाँ पर आप साउथ में देखेंगे, साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती, तो हिंदी की जो हमारे पास उपलब्ध हैं चीज़ें, वो वहाँ पे काम नहीं आएंगी। तो अलग अलग भाषाओं में अगर अनुवाद कर दिया जाए तो ज्ञान की सुलभता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आयोग ने अनुवाद के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए अब ने बोला कि जो
ट्रांसलेशन है उसके क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान कैसे होंगे, तो एक कार्य समूह उसके लिए नियुक्त किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसके सदस्य अर्थशास्त्री डॉक्टर जयति घोष ने की। ठीक है, तो अनुवाद के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने एक कार्य समूह नियुक्त किया और इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर जयति घोष, जो क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। कार्य समूह के इनपुट के आधार पर आयोग ने अनुवाद उद्योग, क्या बात की है, अनुवाद उद्योग को विकसित करने के लिए उसे प्रोत्साहन प्रदान करने, अनुवाद के लिए उपकरण बनाने और बनाए रखने। अब बताइए, इन्होंने अनुवाद के लिए उपकरण बनाने की बात की। उसके बाद अनुवादकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, यानी अनुवादकों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए और शैक्षणिक सामग्रियों के अनुवाद जैसी सिफारिशें शामिल थी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अगर हमें ज्ञान को सुलभ बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास मैटर है, मटेरियल है, उसको हमें अनुवाद करना चाहिए विभिन्न भाषाओं में। और इसके लिए उन्होंने एक क्या बोला, कार्य समूह गठित करने की बात की। और कार्य समूह गठित करने के बाद उन्होंने बोला कि आयोग एक अनुवाद उद्योग को विकसित करने के लिए एक प्रोत्साहन देंगे, उसके लिए अनुवाद के लिए उपकरण बनाएं, अनुवादकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए और शैक्षणिक सामग्रियों का अनुवाद किया जाए। ये तो इन्होंने बोला अनुवाद और पुस्तकालय, दो इम्पॉर्टेंट विषयों के बारे में। फिर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसे क्या लिखा है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इस क्षेत्र को इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण है इसको भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, यानी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण है, इसके लिए संसाधन के आवंटन में वृद्धि की जाए। असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों को बढ़ाने, तो अनौपचारिक क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में आपकी व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जो हमारे विकल्प हैं उसको विकल्पों को बढ़ाया जाए, न केवल औपचारिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्रों में भी हमें उसको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण के विकल्प बढ़ाने होंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों में मौजूदा समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव, जो हमारे ITI हैं, यानी ITI हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं या उनके केंद्र हैं, तो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रस्ताव। तो इतनी बातें इन्होंने की आपके किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। और मेन बात इन्होंने क्या बोला कि इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन रखा जाए। फिर इन्होंने क्या बात की, उच्च शिक्षा। इन्होंने कहा कि भारत में 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाली जनसंख्या का अनुपात कितना था। रिपोर्ट इन्होंने जो पेश की तो वो अनुपात था आपका 7%। ठीक है, तो 18 से 24 वर्ष की आयु के जो बच्चे जिन्होंने उच्च शिक्षा में प्रवेश करना था, उस जनसंख्या का अनुपात 7% था। देश में लगभग 17,700 स्नातक महाविद्यालय, जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी तब की बात है, जिसमें से 200 स्वायत्त हैं, शेष कुल 131 विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आयोग की सिफारिशें व्यापक रूप से इस क्षेत्र में समावेशिता, उत्कृष्टता और इसके विस्तार का आह्वान करती है। तो इन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या बोला, इस क्षेत्र में समावेशिता लाई जाए, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए, सबको शामिल किया जाए, कोई भी वर्ग हो, कोई भी क्षेत्र हो, सबको शामिल, समावेशी बनाया जाए उच्च शिक्षा को, इसको उत्कृष्ट बनाया जाए और इसका विस्तार किया जाए। ये इन्होंने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कहा। फिर इन्होंने उच्च शिक्षा में कहा कि उच्च शिक्षा में जो विनियामक प्रणालियां हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, रेगुलेटरी सिस्टम है उच्च शिक्षा में, वो क्या काम करती हैं, प्रवेश या डिग्री प्रदान के लिए लाइसेंस प्रदान करना। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज या रेगुलेटरी जो सिस्टम है हायर एजुकेशन में, वो क्या काम करती हैं, प्रवेश या डिग्री प्रदान करने के लिए उनको लाइसेंस प्रदान कर। दूसरा, मान्यता या गुणवत्ता का मानकीकरण, उनको मान्यता प्रदान करने के लिए या गुणवत्ता के लिए एक स्टैंडर्ड
बनाती है। सार्वजनिक निधियों का वितरण, सकारात्मक कार्रवाई और शुल्क निर्धारित करना और व्यवसायों का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना। तो अब तक जो थी हमारी उच्च शिक्षा में जो भी बॉडीज़ थी, रेगुलेटरी सिस्टम था, वो ये काम करता था, लाइसेंस प्रदान करता था, मान्यता प्रदान करना, निधियों का वितरण, सकारात्मक कार्रवाई, शुल्क निर्धारित करना, उनको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लाइसेंस प्रदान करना। और ये मुख्य काम कौन करता था, हम पढ़ चुके हैं, ये लगभग सारे काम कौन करता था, हमारा यूजीसी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या बोला कि प्रवेश, लाइसेंस और मान्यता के मामलों की देखरेख के लिए, किसके लिए, प्रवेश के लिए, लाइसेंस और मान्यता के मामलों की देखरेख के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे काम जो आपका यूजीसी कर रहा है, उनमें से आपका जो प्रवेश है, लाइसेंस और मान्यता के मामलों की देखरेख, इसके लिए, इन 2-3 कामों के लिए हमें क्या चाहिए, एक उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है। फिर आयोग ने अपने सदस्य नंदन नीलेकणी, जो क्या थे, आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक थे, और आप इनको भली भांति जानते होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, आपके नंदन नीलेकणी, सब इनका नाम जानते हैं, बहुत फेमस हुए थे ये बीच में, है ना। इनका नाम हमारे किसी बहुत, भारत के किसी बहुत अच्छे काम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जोड़ा जाता है। तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो इन्होंने नंदन नीलेकणी को क्या काम दिया कि ई गवर्नेंस का अध्ययन करने वाले एक समूह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्ति किया। तो उन्होंने नंदन नीलेकणी को नियुक्त किस काम के लिए किया, ई गवर्नेंस का अध्ययन करने वाले एक समूह का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है। अब जो इसने समूह ने जो ई गवर्नेंस का अध्ययन किया, उसके इनपुट के आधार पर आयोग ने मौजूदा प्रक्रियाओं को कंप्यूटरित करने के बजाय, आयोग ने क्या किया, जो उस समय जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी उनको कंप्यूटरित करने के बजाय सरकारी प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारी प्रोसेस चल रही है, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको कंप्यूटरीकृत करने के बजाय इन सरकारी प्रक्रियाओं को क्या करना है, फिर से तैयार करना है, ये इन्होंने सुझाव दिया। फिर इन्होंने दूसरा क्या सुझाव दिया, सुरक्षित ब्रॉडबैंड और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। पहले तो बोला कि फिर से सरकारी प्रक्रिया को तैयार करो, सुरक्षित ब्रॉडबैंड और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करो, राज्य सरकारों को स्थानीयकृत डेटा को वेब पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए टेम्पलेट का उपयोग करना। इन्होंने बोला कि राज्य सरकारें जो स्थानीयकृत अपना स्थानीय डेटा है उसको वेब पर उपलब्ध करा रही हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, केंद्र ने जो टेम्पलेट बनाया है उसका उपयोग करना चाहिए, और सरकार को मनरेगा जैसी नीतियों की, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं का, सरकार को क्या करना चाहिए, मनरेगा जैसी नीतियों की, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं का 2% ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर खर्च करना चाहिए। तो मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं, इनका जो 2% है वो किस पे खर्च करना है, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, ताकि उनकी डिलीवरी को बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो उन्होंने बोला जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपके मनरेगा है, कौशल विकास है, इस प्रकार की जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चला रही हैं, इनका जो खर्चा है इसका 2% किस पे करना है, इनके लिए ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए। अब इनके लिए अगर ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित हो जाएगा तो इनकी जो सर्विसेज है ना, या मनरेगा में जो पैसा जाता है, अभी तो डायरेक्ट टू उसमें जाता है, खाते में जाता है, तो जो भी आपका अभी आज की डेट में देखें तो हम बोलेंगे कि आपका जनधन है, आपकी जो सब्सिडी है, तो सभी योजनाओं का 2%, इन्होंने बोला कि 2% क्या कर दो आप, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में लगा दो, डिलीवरी को बढ़ाया जा सकेगा, उनकी सर्विसेज अच्छी हो पाएंगी। ठीक है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ पाएगी। तो इस प्रकार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जितने भी सिफारिशें थी, जो वो इम्पोर्टेंट बिंदु थे, हमने आपको करवा दिए। आगे जब हम आपको जितने भी हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं, सबके MCQ जो प्रोवाइड करवाएंगे, तो अब देखेंगे कि MCQ के बेस पर हम और कितनी नई चीज़ें इसमें कवर कर पाते हैं। फ़िलहाल आप इसको पढ़िए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए।